संत रविदास उत्तर प्रदेश में हुए, यानी अनेक संतों की, ऋषि मुनियों की भूमि होने के नाते हम लोगों ने इस परंपरा को बहुत समृद्ध किया, बहुत आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। आज आप देखेंगे चित्रकूट के जंगल में आप जाएंगे, लालापुर में, तो आप देखेंगे वहां पर महर्षि वाल्मीकि के प्राचीन आश्रम के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो रही है। आप प्रयागराज में जाएंगे, दुनिया का सबसे पहला गुरुकुल महर्षि भारद्वाज का आश्रम के नाम पे केवल एक पार्क मात्र बचा हुआ था। आज आप जाएंगे, उस पार्क को दूर से देखने पे ही भव्य प्रतिमा महर्षि भारद्वाज की आपको देखने को मिलेगी। प्रयागराज में एक नया स्वरूप ले रहा है संत तुलसीदास जी का, मध्यकाल में जिन्होंने भक्ति जागरण के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को एक नई धार दी थी। संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में है। वहां पर भी हम लोग तेजी के साथ वहां के विकास और पर्यटन सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, पर्यटकों को आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान राम ने अपने वनवास कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक समय जिस चित्रकूट में व्यतीत किया था वह उत्तर प्रदेश में है। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं सुश्री अपूर्वा सिंह, गाजीपुर की बोल रही थी। गाजीपुर नाम नहीं था, गादीपुर नाम था। ये महर्षि यानी महाराज गादी की ये भूमि रही है। महर्षि विश्वामित्र के पिता थे। हमने जो मेडिकल कॉलेज वहां पे दे रहा हूं, महर्षि विश्वामित्र के नाम पे दे रहे हैं। बस्ती ये महर्षि वशिष्ठ की भूमि है, और बस्ती में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, उसका नाम ही हमने महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज दिया है। ऐसे अलग अलग स्थानों पर जो हम लोग अपनी संस्थाओं का नामकरण भी कर रहे हैं इसी नाम। सहारनपुर में हमारा एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मां शाकंभरी के नाम पर वो मेडिकल कॉलेज वहां पे बनाया जा रहा है। अलीगढ़ में हम लोग एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। विश्वविद्यालय, आप आश्चर्य करेंगे कि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर्वाधिक योगदान दिया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी एक जाट राजा थे, बहुत क्रांतिकारी राजा थे। 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन कर दिया था, आजाद हिंद सरकार का गठन 1915 में, और उसके राष्ट्रपति वो बने थे अफगानिस्तान में। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम शिक्षण संस्थाओं के योगदान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन आजादी के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भुला दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके नाम पर एक भी स्मारक नहीं, एक भी पत्थर नहीं। आज राज्य सरकार लगभग 100 एकड़ भूमि में उनके नाम पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री जी 14 सितंबर को इसकी आधारशिला रखने के लिए स्वयं अलीगढ़ में पधार रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ बनेगा, ये कार्यक्रम वहां पे जुड़ रहा है। अयोध्या में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज साल में 3-4 बार मैं स्वयं ही चला जाता हूं अयोध्या में। अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के रूप में विकसित हो रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कैसे विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आप काशी में जाकर के देख सकते हैं कि काशी अपनी एक नई पहचान के साथ, वैश्विक पहचान के साथ सामने आ रही है। आज ब्रज क्षेत्र में आप जाएंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, यानी इन जितने गोकुल, बलदेव, ये जितने तीर्थ स्थल हैं, इनके विकास में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर हम लोगों ने वहां अपना कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। चित्रकूट धाम का विकास, नेमिष तीर्थ, ऐसे सुख तीर्थ, इन सभी के विकास के लिए सरकार अपने स्तर पर, बुद्धिस्ट सर्किट है, इन सभी के लिए सरकार अपने स्तर पर तेजी के साथ कार्य कर रही है। और इन सभी के लिए अधिक से अधिक, यानी जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, उनके लिए भी, और जो पर्यटक हैं उनके लिए भी इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और उसका बहुत अच्छा, यानी हम लोगों ने, ठीक है, कोरोना कालखंड को छोड़ दें, लेकिन जो वहां वर्तमान में पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है वह सचमुच अभूतपूर्व है और अभिनंदनीय है। उसको हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
बहुत अच्छा वहां पर देखने को मिल रहा है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और हम इस बात को माने कि इस सांस्कृतिक धरोहर ही भारत की एकता और भारत की अखंडता का आधार भी बनेगा। भारत के आम जनमानस के मन में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, जो आस्था का भाव है, यही आस्था का भाव ही भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। यह सांस्कृतिक एकता भारत की वास्तविक एकता है और इस सांस्कृतिक एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए यह जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर होनी चाहिए। इसके प्रति हम सब की एक सोच होनी चाहिए और इस सोच को लेकर के ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। भारत सरकार का पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इसके लिए भरपूर सहयोग कर रहा है, हर प्रकार का हर संभव उपाय करके इसको प्रोत्साहित भी कर रहा है और हम लोग इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है ये सांस्कृतिक विरासत के प्रति आम जनमानस को जोड़ना और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने में मजबूती से अपना योगदान देना एक कम्युनिज्म के झूठ का पर्दाफाश भी करता है, क्योंकि कम्युनिज्म की थ्योरी है कि वह भारत को कभी एक नहीं मानता। वह भारत को उनकी जो विकृत सोच है वह एक राष्ट्रीयताओं का समूह मानता है, लेकिन हमारा यह मानना है कि भारत तो एक आदि काल से ही भारत तो एक देश है, एक सोच के साथ, एक संस्कृति के साथ, एक विरासत के साथ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक रहा है। भले ही राजे रजवाड़े किसी कालखंड में अलग अलग रहे हों, लेकिन पूरा भारत हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत तक ये पूरा भारत एक है। उस एक भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलना यही कम्युनिज्म की थ्योरी को खारिज करने का एक सशक्त हथियार बन सकता है। एक कितना भी षड्यंत्र भारत के खिलाफ कहीं भी करें, भारत की 135 करोड़ जनता को एक स्वर में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वर में बोलना चाहिए। इनके सारे के सारे झूठ का पर्दाफाश होगा और ये लोग सभी बेनकाब होंगे। और यही कारण है कि इस देश ने कम्युनिज्म को ठुकराया है, वेस्ट बंगाल से ठुकरा दिया है, त्रिपुरा से ठुकरा दिया है। केरल भी एक समय इस सच्चाई को स्वीकार करेगा और केरल उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए इनको जरूर ठुकराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इनके लिए इस धरती पर और भारत की धरती पर कोई जगह रहेगी ही नहीं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और हर भारतीय को इस बात को सोचना होगा, इसको आगे बढ़ाना होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विकास की एक समान रूप से सोच को आगे बढ़ाने का है, देखिए हमने पहले कहा ना कि हम लोग जब सत्ता में आए थे तो हम लोगों ने पहले दिन से तय किया था कि देखिए विकास सबका करेंगे। जब मेरे पास मैं 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं अपनी पहली बैठक के बाद अपने कार्यालय बैठा तो मेरे पास आए लोग कि साहब हमें एक कागज में साइन कराने के लिए, उन्होंने कहा साहब गोरखपुर को 24 घंटे बिजली देनी है। मैंने कहा गोरखपुर को ही क्यों, प्रदेश के 75 जनपदों को क्यों नहीं? उन्होंने कहा नहीं साहब पहले से रात। मैंने कहा यही तो बदलने के लिए हम लोग आए हैं। अगर 75 जनपदों को एक समान बिजली मिलेगी, केवल गोरखपुर को नहीं। हमने जो योजना बनाई पूरे प्रदेश के लिए बनाई, जैसे बिजली मिलेगी पूरे प्रदेश के लिए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तैयार करिए। 75 के 75 जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे से 20 घंटे तक बिजली देंगे। एक दिन तय हो गया, आज भी चालू है, आज भी जारी है। प्रदेश के अंदर हर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ना है, पहले दिन तय कर दिया, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा। हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ेगा, कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया, कौन क्षेत्र हमारे आर्थिक रूप से विपन्न है। पूर्वांचल का क्षेत्र और पश्चिम का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र और पश्चिम के क्षेत्र में अंतर था, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र थे। हम लोगों ने कहा इनकी आर्थिक समृद्धि का आधार क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से
गाजीपुर तक जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को हम लोग युद्ध स्तर पर किए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वह एक्सप्रेसवे हमारा लगभग कंप्लीट है। अगले महीने तक हम उसका लोकार्पण भी करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग अंतिम चरणों में इसका कार्य चल रहा है। हम नवंबर के अंत तक उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ये दोनों प्रदेश की इन दो पिछड़े क्षेत्रों की, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की एक बैकबोन बनने जा रही है। लेकिन पश्चिम को पूरब के साथ जोड़ने के लिए भी हमें उस प्रकार की एक योजना की आवश्यकता थी। इसे हम गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में जोड़ रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई हम लोग लैंड ले चुके हैं। हमारे इस समय इसके बारे में टेंडर जारी हुए हैं और मुझे अनुमान है कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर हम इस कार्य को भी प्रारंभ कर देंगे। मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेहतरीन साधन आज के लिए नहीं, आने वाले 50 सालों के लिए। मेट्रो आज प्रदेश के अंदर 4 महानगरों में संचालित हो चुका है और नवंबर तक हम 2 अन्य महानगर में, कानपुर और आगरा में मेट्रो का संचालन प्रारंभ कर देंगे। यानी ये लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया। आरआरटीएस आप देख रहे होंगे, दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए 12 लेन हाईवे के साथ साथ आरआरटीएस के साथ हम उसको जोड़ रहे हैं। तेजी के साथ इस पे कार्य चल रहा है। बहुत शीघ्र ये कार्य संपन्न होने के साथ ही, यानी एक नई उसके साथ में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। विकास सबका, हर जिला मुख्यालय, हर एक विधानसभा क्षेत्र तक, हर एक विकास खंड स्तर पर ये सभी कार्यक्रम समान रूप से जब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं भी असंतुष्टि के स्वर नहीं फूटते और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से चल रहा है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो माहौल है, ये केवल एक सामान्य कानून व्यवस्था के लिए नहीं, प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने व्यापक अभियान चलाए। आप याद करें, हम लोग जब आए थे एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके पहले चरण में हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। लोगों ने उस समय तमाम प्रकार की बातें कही थी, लेकिन हमने शुरू दिन से इस बात को कहा था कि नहीं, आधी आबादी को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस न करें। हमें इसके बारे में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा और ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। उस समय यही लोग जो आज हमारे बारे में तमाम टिप्पणियां करते हैं, लोग हमारी इस कार्रवाई को तमाम प्रकार से इन्होंने उसको गलत साबित करने का प्रयास किया था। लेकिन आज हमारा यह मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम तीसरे चरण में चल रहा है, जिसको हमने अब महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के साथ जोड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश में 1537 थाने हैं। इन 1537 थानों में आपको एक महिला, हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क मिलेगा। महिला हेल्प डेस्क में बाकायदा बैठने की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। एक महिला पुलिस अधिकारी वहां हमेशा मौजूद रहती है। कोई महिला कभी भी जाएगी, महिला पुलिस अधिकारी उसकी समस्या का समाधान वहां पर करने के लिए बैठी होगी। 350 तहसील हमारे पास हैं। सभी 350 तहसीलों में भी हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। अब हम लोग इसको तीसरे चरण में हर ग्राम पंचायत में लेके चले गए। हर ग्राम पंचायत में, पंचायत भवन में या ग्राम सचिवालय में, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत सारी ग्राम पंचायतों में हम लोगों ने ग्राम सचिवालय बना दिया है। तो हर ग्राम सचिवालय में हम लोगों ने एक एक वहां पर महिला बूथ की स्थापना की है। वहां पे महिला पुलिस अधिकारी, यूपी पुलिस में पहले महिला अधिकारी नहीं थी, बहुत कम थी, बहुत कम पुलिस आरक्षी थी हमारे पास। हमने पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर जो भर्तियां की, अनिवार्य रूप से इस बारे में कहा कि वे जो भी भर्ती होगी उसमें 20% बालिकाएं जरूर भर्ती हो। आज परिणाम क्या है? हमारे पास 30,000 महिला पुलिस अधिकारी और महिला आरक्षी हैं
और ये 30,000 से पहले एक डेढ़ साल तक तो कोई कार्य लिया ही नहीं जाता था। लोग कहते थे साहब ये महिलाएं क्या कर पाएंगे, उनको कार्यालयों में बिठाया जाता था। मैंने कहा भी ऐसे नहीं होगा, ये कार्यालय में बैठने के लिए नहीं आई है, उनमें से बहुत सारे लोग फील्ड में ड्यूटी करना चाहती है। तो मैंने उनके लिए अलग से पद दिया, वो नाम दिया है महिला बीट पुलिस अधिकारी। उनको एक एक अलग अलग जो पुलिस के बीट क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है और वे वहां रह करके उनका काम है, वे वहां गांव में जाएंगी, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनेंगी, सरकार की योजनाओं से वहां पर अवगत कराएंगे। खासतौर पर जैसे हम लोगों ने हमें अनेक योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के बारे में, जैसे बालिकाओं के लिए प्रदेश के अंदर 5-6 जनपद ऐसे आए थे जहां पर भ्रूण हत्या की शिकायतें मुझे मिल रही थी। हमने एक मुखबिर योजना चलाई थी जिसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो लोग कन्याओं को पेट में ही मार डालने का पाप कर रहे थे। इसमें सफलता मिली, लेकिन साथ साथ एक प्रोत्साहन ये हमें करना था कि बालिकाएं हो, बालक और बालिका में कोई अंतर न हो। इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू की, वह थी कि एक प्रोत्साहन राशि हम दे सकें। बालिका के जन्म के साथ लोग उसे घर की लक्ष्मी माने, एक सम्मानजनक ढंग से देखें। तो इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के साथ हमने इसे जोड़ा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिका के जन्म लेने से लेकर के और बालिका के स्नातक तक के पढ़ाई के लिए अलग अलग इंसेंटिव उससे देना। 15,000 की एक राशि उस बालिका को अलग अलग कोई भी ऐसी महिला जिसको कोई देखभाल करने वाला नहीं, सरकार उसको पेंशन के साथ, राशन कार्ड के साथ, आवासीय सुविधा के साथ जोड़ेगी। यह कार्यक्रम हमारा 29 लाख महिलाओं को अब तक हम इस योजना के साथ जोड़ चुके हैं। हमने अब महिला पुलिस बीट अधिकारियों के इसके साथ जोड़ा है। आप गांव में जाएंगी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो योजनाओं के बारे में जानकारी रखती नहीं होंगी। आप इसको लेकर के जाएंगी, इन योजनाओं में कौन कौन सी लाभ उसको मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, और जिसको जो आवश्यकता है उसका लाभ उसे उपलब्ध करवाना। वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का हो या मैन्युअली भरेंगे तो भी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना ही चाहिए। आपको ये जिम्मेदारी निभानी है और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। यानी एक अलग अलग प्रकार से हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती की है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ये लगातार गांव में महिलाएं बैंकों में न जाना पड़े, गांव में ही उसे पैसा मिल जाए। महिलाओं को कार्य भी मिला, लेकिन साथ साथ गांव की अन्य महिलाओं को या गांव के अन्य लोगों को बैंकों के आगे चक्कर न काटना पड़े और बैंकों का कार्य भी प्रभावित न हो, वे बड़े कार्य करें। बाकी कार्य बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी करेगी। एक एक महिला कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, वो कॉरेस्पॉन्डेंट हर ग्राम पंचायत में तैनात आज के दिन किया जा चुका है। महिला स्वयंसेवी समूह 52 लाख से अधिक महिलाएं यूपी के अंदर ऐसी हैं जो महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ी हुई है और उन्हें शासन ने रिवॉल्विंग फंड दिया है। इतना बेहतरीन कार्य कर रही हैं कुछ स्वयंसेवी समूह, तो वास्तव में उनके कार्य को देख करके लगता है कि इनको पहले से इतना प्रोत्साहन मिला क्यों नहीं। बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो सुरक्षा के साथ साथ उनका सम्मान भी और उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम भी जब एक साथ चला तो मिशन शक्ति के फेज 3 का एक कार्यक्रम इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। इसमें भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा अभी पंचायत चुनाव यूपी में हुए हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख 56% स्थानों पर ब्लॉक प्रमुख महिलाएं बनी हैं और 54% स्थानों पर जिला पंचायत के अध्यक्ष महिलाएं बनी हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि महिलाएं तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जब सरकार थोड़ा भी प्रयास करती है तो वह, अगर हम आधा प्रयास करते हैं तो वह उससे दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ सकती है। इतनी क्षमता उनके पास है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंत में एलपीएस यादव जी ने जो बात एक कही है श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर अन्य हमारे मानबिंदुओं के बारे में, हमें धैर्य के साथ देखना चाहिए। जो लोग पहले बोलते थे कि अयोध्या के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, मुझे लगता है आज अयोध्या पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सकता। एक बार काशी विश्वनाथ धाम ब्रज तीर्थ क्षेत्र का विकास
जिस तर्ज पर हो रहा है, इसको होने दीजिए, समस्याओं का समाधान अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि सभी चीजें आगे बढ़ेंगी। मैं आप सब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग हमारी सरकार के एक प्रकार के अदृश्य सुरक्षा कवच हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण होते हैं ये लोग जब हर फील्ड से हमें फेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये लोग झूठ, एक ना एक झूठ रोज फैलाने का प्रयास करते हैं और उस झूठ का सामना बहुत बार होता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से देर होती है या हमारे स्तर पर उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में लेट होती है। समय पे शासन के जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी लेकर के अगर उसका सामना करने के लिए आप लोग सभी लोग अपना योगदान देंगे तो मैं विश्वास के साथ आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो आप सबकी अपेक्षा है, उत्तर प्रदेश से जो आप सबकी आकांक्षा है, उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश परिणाम देगा। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको आज के इस संवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मुझे 1 मिनट बोलने का मौका देंगे? कुछ अति आवश्यक सुझाव है मेरे, क्या मैं बोल सकता हूं 1 मिनट के लिए? हाँ, बताएं। बहुत अच्छे अच्छे काम हमारे प्रदेश में हुए हैं, लेकिन ये दिल मांगे मोर, इसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कुछ छोटे से मेरे विचार हैं जो मैं रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत योजना को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आगे तक ले जाने के लिए, एक तो हर 100 मीटर पर डस्टबिन होने चाहिए और क्लीनलीनेस ड्राइव रेगुलरली चलनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान को अगर फेल करता है तो वो लास्ट मिनट पर, लास्ट पॉइंट पर सफाई कर्मचारी ही करता है। और हर मॉनसून से पहले डीसिल्टिंग होनी चाहिए नालियों की और बड़े नालों की, ताकि जब बारिश आए तो पानी कहीं सड़कों पर ना फैले, कहीं बेसमेंटों में ना भरे, बारिश को लोग एंजॉय कर सकें और बारिश आने से रात की नींद ना लोगों की खराब हो। सब पेड़ों की टाइम पे ट्रिमिंग हो, पटरियों की सफाई हो, पेंट हो, ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए। रिक्शा और रेडिया जो हैं उनको अगर हम सही तरीके से खड़ा होने के लिए करेंगे तो ट्रैफिक नियमित रूप से चल पाएगा। पॉट होल फ्री रोड्स का जो आपका सपना था वो हो जाए और थोड़े जो पार्क्स हैं, पार्कों में बेंच अच्छे लग जाएं, उनकी ब्यूटिफिकेशन हो। मार्केट्स में छोटी छोटी चौपाल बनाई जाए जहां बुजुर्ग लोग बैठकर शाम को अपना समय व्यतीत कर सकें। और जो पेट्रोल पंप है हाईवे के ऊपर और टोल प्लाजाज हैं, उनके ऊपर जब जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उस टाइम को हम इस्तेमाल करते हुए लोगों को सुझाव दे सकें कि ये देश हमारा अपना है, इसको साफ रखने में, इसको उत्तम बनाने में वो अपना सहयोग दें। ये पॉइंट्स मेरे हैं बस। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।